इंडिया में टू व्हीलर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले साल के मुकाबले काफी तेजी से होता जा रहा है। बट जब बात आती है बड़े व्हीकल्स की, जैसे कि ट्रक्स, बसेस, तो इनमें लॉन्ग रेंज अचीव करना काफी डिफिकल्ट होता है। एक तो बैटरी पैक की साइज के कारण और दूसरा बैटरी पैक के वेट के कारण, जिससे कि स्पेशली इलेक्ट्रिक ट्रक्स में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि इन ट्रक्स की भी हाईवे पे एक सर्टेन वेट कैरिंग लिमिट होती है और अगर बैटरी के कारण ही वेट ज्यादा बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिक ट्रक्स को चलाना इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट नए सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने जा रही है, जिसमें से एक प्रपोजल इलेक्ट्रिक हाईवेज का भी है, जिसके बारे में आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रिक हाईवेज या फिर इलेक्ट्रिक रोड्स आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई नई चीज नहीं है। असल में इसकी शुरुआत हुई थी 1835 न्यू ऑर्लिन्स यूएसए में, जहां पे दुनिया की पहली ट्रैम सिस्टम को बनाया गया था और उस समय ट्रैम्स को ओवरहेड वायर से जोड़ने के लिए बो कलेक्टर्स का यूज किया जाता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, 1873 में एशिया की पहली ट्रैम सिस्टम को कोलकाता में खोला गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके 10 साल बाद 1882 बर्लिन में दुनिया की पहली ट्रॉली बस सिस्टम को शुरू किया गया और तब से लेकर आज तक ओवरहेड वायर्स का यूज बहुत ही बढ़ गया है, स्पेशली रेलवेज में, जहां पर आज हम बो कलेक्टर की जगह पेंटोग्राफ का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवेज या फिर इलेक्ट्रिक रोड्स के इस सिस्टम को 2013 स्वीडन में टेस्ट किया गया था। टेस्टिंग के वक्त 10 किलोमीटर का रोड शामिल था और इसे एक ही लेन में इंप्लीमेंट किया गया था। टेस्टिंग के बाद सिस्टम को जून 2016 में खोला गया और ये सिस्टम 750 वोल्ट्स डीसी पावर पे चलता है। सिस्टम में एसी पावर को इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि एक तो सेफ्टी रीजन के कारण, दूसरा रीजन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक्स में डीसी मोटर लगी हुई होती है। इसके लिए एसी पावर को पहले कन्वर्ट करना पड़ता, जिसके लिए एक रिक्शा जितना बड़ा इन्वर्टर लगता, इसलिए सिस्टम में इसे यूज नहीं किया गया। स्वीडन में ये सिस्टम एक व्हीकल को मैक्सिमम 500 किलोवाट्स की पावर डिलीवर करने के लिए केपेबल है और इसका मेंटेनेंस पीरियड भी 20 साल का है, जिसके बाद इसे पूरी तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, जिसे कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, जिससे कि पोल्यूशन तो कम होगा ही, साथ ही साथ दोनों सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। अगले 2-3 साल में इस इलेक्ट्रिक हाईवे के ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। ये तो पक्का है कि आने वाले टाइम पे हमें ये सिस्टम देखने को मिलेगा, बट इसे इंप्लीमेंट करने के लिए काफी सारे चैलेंजेस भी आएंगे। इसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर काफी सारी ट्रक्स एक साथ चल रही है तो उस पावर लाइन पे कितना सारा लोड आएगा, क्योंकि स्वीडन और इंडिया के ट्रैफिक में जमीन आसमान का फर्क है, तो इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैटरीज को यूज करना पड़ सकता है। दूसरा चैलेंज रहेगा सिस्टम की सेफ्टी। हालांकि पावर लाइंस में डीसी पावर होगी, बट अगर किसी वजह से करंट लीक होता है तो उससे एक्सप्लोजन का खतरा और इलेक्ट्रिक्यूशन के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो ये भी एक चैलेंज होगा। और आखिर में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर कोई ट्रक या बस इस इलेक्ट्रिक हाईवे को यूज करती है तो उस व्हीकल के कंजम्पशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना, जिससे कि बिजली की चोरी ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज होगा। इसके अलावा बात करें इसकी कॉस्ट की, तो गवर्नमेंट ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, बट स्वीडन में इस हाईवे की कॉस्ट से हमें एक अंदाजा मिल सकता है। तो इस सिस्टम के यूज केस में ये अज्यूम किया गया है कि 6.7 मेगावाट पर किलोमीटर की हाई पीक लोड और 1.4 मेगावाट पर किलोमीटर की लो पीक लोड वाले सिस्टम की कॉस्ट होगी 7.2 मिलियन स्वीडिश क्रोनर पर किलोमीटर, मतलब कि 6.36 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर, जो कि रेलवेज की इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट से काफी ज्यादा है। बट अगर इसे लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट किया जाए तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण ये डेफिनेटली कम होगी, पर इस सिस्टम का फायदा तभी होगा जब इसे यूज करने वाले काफी सारे व्हीकल्स होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस की बड़ी बैटरीज को चार्ज करने के लिए हाई पावर चार्जर्स पे आधे घंटे तक नहीं रुकना पड़ेगा, जिससे कि ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से CO2 एमिशंस में 80 to 90% रिडक्शन होगा। अगर एक ट्रक रेगुलरली उसी इलेक्ट्रीफाइड रूट पे चलती है तो उसे एकदम बड़े बैटरी पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका काम 100 से 200 किलोवाट आवर्स में भी हो जाएगा। अगला बेनिफिट ये है कि कन्वेंशनल डीजल ट्रक्स के कंपैरिजन में इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होगी। साथ ही साथ ओनली बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक ट्रक्स के कंपैरिजन में इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 30 to 40% कम हो सकती है। ढलान में ट्रक्स अपनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज करके एक्सेस एनर्जी ग्रिड में भेज सकेगी, जिससे कि उसका टोटल पावर कंजम्पशन और भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हाईवेज की वजह से चार्जिंग स्टेशंस नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अनऑक्यूपाइड रहेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक हाईवेज के और 2 टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक है कंडक्टिव रेल सिस्टम और दूसरा है वायरलेस इंडक्टिव सिस्टम।
कंडक्टिव रेल में एक छोटी सी जगह में कॉपर या एल्यूमिनियम के रॉड्स फिक्स किए जाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बट इस सिस्टम में व्हीकल की कंडक्टिव रेल के साथ अलाइनमेंट काफी एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो व्हीकल को पावर डिलीवर नहीं होती है। और इसी मेन प्रॉब्लम के कारण इसे सिर्फ सबवेज और ट्रैम्स में यूज किया जाता है। दूसरा, वायरलेस इंडक्टिव सिस्टम बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसा कि हम हमारे फोन्स को वायरलेसली चार्ज करते हैं इंडक्शन कॉइल्स के थ्रू। इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए इसे हाईवे के हर एक सेक्शन पे फिट करना पड़ता है, जिससे कि ये सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वायरलेस चार्जिंग को लेकर मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। फ्यूचर में आपको सस्टेनेबल चीजों पर चलने वाली काफी सारी व्हीकल्स देखने को मिलेगी। रिसेंटली हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लेकर गवर्नमेंट काफी सारे डिसीजंस भी ले रही है, जैसे कि इसे फेम टू सब्सिडी के अंडर लाया जाएगा, सी वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और बहुत कुछ। तो मैं इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक्स को इस सिस्टम से कंपेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली काम कैसे करता है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। हाइड्रोजन को एक हाई प्रेशराइज्ड टैंक में स्टोर किया जाता है। जब पावर की जरूरत होती है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके पावर जनरेट की जाती है और इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है पानी। बट हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इसके लाइट वेट के कारण मोस्ट ऑफ इट जो गैस फॉर्म में है वो रैपिडली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाती है या फिर एटमॉस्फेयर से निकलकर स्पेस में चली जाती है, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन सिर्फ एक ही सोर्स से मिल सकता है, वो है सी वाटर। और इसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है। और अगर ये पावर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से आए जैसे कि कोल पावर प्लांट से, तो इस हाइड्रोजन को क्लीन कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और हाँ, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो 70 to 80% एफिशिएंट है, यानी कि हाइड्रोजन को व्हीकल तक पहुंचने से पहले ही 20 to 30% एनर्जी लॉस हो जाती है। साथ ही साथ फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन 70 to 80% एफिशिएंट होती है और बाकी हीट की वजह से लॉस हो जाती है। ऑल इन ऑल हम 1 किलोवाट की पावर से 400 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल सेल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे अच्छा डायरेक्टली पावर को बैटरीज में स्टोर करके यूज ना किया जाए। अभी के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक डम आइडिया है, बट फ्यूचर में इसकी प्रॉपर्टीज के कारण इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। बाय द वे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर मैं जल्द ही इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से वीडियोस मिलते रहें हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।